साल 2014-15 का बजट संसद के पटल पर रखा जा चुका है और इन बजट की तमाम बारीकियों को और क्या कुछ मिला है आम आदमी को वो समझने के लिए हमारे साथ हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीडी न्यूज़ पर। जब आप बजट बना रहे थे, सिर्फ 45 दिनों का वक्त आपको मिला, क्या कुछ आपके दिमाग में था जब ये दस्तावेज आपने तैयार किया? देखिए, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, विकास दर रुकी हुई है, बहुत कम है, 5% से कम रही, सरकार की आमदनी बहुत कम है और हम कर क्या रहे हैं कि उधार लेकर देश का खर्चा चला रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक उधार की व्यवस्था विरासत छोड़ के जाएंगे। जो क्षमता है हमारी अर्थव्यवस्था की, उस क्षमता को हमें पूरा करना है और यहां के लोगों को अवसर देना है। पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा था कि भारत की तरफ देखो, दोबारा हमें एक अवसर देना चाहता था, यहां आऊं, मैं निवेश करूं। हमारे स्थानीय निवेशक भी यहां देखना चाहते थे। मैं ये सब करना चाहता था जिससे अर्थव्यवस्था की चाल में कुछ गति पैदा हो, विकास दर बढ़े, कीमतें रुके। लेकिन ये करते वक्त मैं आम आदमी पे बोझ नहीं डालना चाहता था। दो प्रकार की नीतियां हैं। जो रेगुलेटेड इकोनॉमी होती है, उसमें एक व्यवस्था थी कि आप ज्यादा टैक्स लगाइए, सरकार की आमदनी ज्यादा कर लीजिए। लेकिन पूरे युग में आज स्थापित हो गया कि टैक्स ज्यादा लगाओगे जरूर नहीं, तो उद्योग होगा नहीं, तो टैक्स मिलेगा नहीं। टैक्सेस रीजनेबल रखोगे तो एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। तो मैंने 2 सप्ताह पहले एक्साइज के कुछ छूट दिए थे। आज मैंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो फ्लैट था, नेगेटिव ग्रोथ है, जिसमें जॉब्स नहीं है, मैंने उसको रिलीफ दिया। ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो थे उनको ठीक किया। जिन इश्यूज को लेकर निवेशक चिढ़ गया था हमसे, उस चिढ़ को मैंने दूर करने का प्रयास किया। नए क्षेत्र ऐसे खुले देश में, उसको मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश की। हमारे यहां जो त्रुटियां थी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लोग अनफेयर मानते थे, उसको ठीक करने की कोशिश की। और आम व्यक्ति को भी आज के मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के युग में, बढ़ती कीमतों के युग में, उसकी जेब में थोड़ा पैसा ज्यादा जाए, वो खर्च भी ज्यादा कर ले और वो बचा भी ज्यादा ले। तो जो उसके टैक्सेशन की व्यवस्था है, मैंने उसमें उसको छूट देने की कोशिश की। आपने कम से कम हर आदमी को 5,000 रुपए उसके टैक्स में बजट किया, थोड़ा सा ज्यादा है, 5,000 से लेकर 36,000 तक। देखिए, कोई आप जिस व्यक्ति ने अपना फ्लैट बनाने की कोशिश की और 3-4 लाख रुपए की सालाना, 5 लाख रुपए की सालाना किस्त देता है, 25-30 हजार रुपए की, उसको अब 2 लाख तक की टैक्स की छूट हो गई। तो 50,000 एक्स्ट्रा दिया। जो 80C है उसमें 50,000 एक्स्ट्रा मैंने कर दिया। तो 1 लाख की इनकम ब्रैकेट अगर बचती है तो 30% वाले को 33 लाख हजार का फायदा हुआ, 20% वाले को थोड़ा 22 हजार का फायदा हुआ। उसके बाद जो छोटे टैक्स पेयर हैं, उनको टैक्स के क्षेत्र से मुक्ति मिल जाए, 2 को 2.5 लाख कर देना, सीनियर सिटीजन्स के लिए 2.5 को 3 कर देना। तो आज जो लोग नौकरी करते थे और पेंशन पे जीवित रहते हैं, शायद उनको टैक्स से पूरी मुक्ति मिल जाए अगर वो अपनी सेविंग्स को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें खर्च करने के लिए भी ज्यादा पैसा बचेगा और सेविंग के लिए भी ज्यादा बचेगा। उसी प्रकार से एक्साइज और कस्टम ड्यूटी की जो स्ट्रक्चरिंग की है, कई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतें कम होंगी, तो आम आदमी को इससे स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता है। जाहिर तौर पर आम आदमी ने इस आम बजट का स्वागत किया है और हमने देखा कि बाजार ने भी इस बजट का स्वागत किया। सर, 17,95,000 करोड़ रुपए का बजट आपने देश के सामने रखा है। एक समस्या ये रही है कि ये इतना पूरा पैसा पाइपलाइन में जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, योजनाएं जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचेंगी? क्या आप ये देश का विश्वास दिला सकते हैं और क्या पारदर्शिता आएगी? उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों को जाकर कड़ा प्रशासन करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। इसलिए पैसा रास्ते में बर्बाद हो जाए और उसका लाभ ना हो, ये अपने आप में बहुत नुकसान का विषय हो सकता है। ये जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं उससे सहमत हूं और हमारी सरकार
पूरा प्रयास करेगी कि ऐसा ना हो। युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने कई कदम उठाए, क्या आपने ये एक सोची समझी रणनीति थी आपकी बजट में? देखिए, रोजगार कब क्रिएट होंगे? जब उद्योग लगेंगे, जब अर्थव्यवस्था फैलेगी। अगर वो छोटी होती जाएगी तो रोजगार जो है भी वो खत्म हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए मैं जितने कदम उठा सकता था मैंने उठाए हैं। मनरेगा को आपने कृषि से जोड़ दिया और एसेट क्रिएशन से जोड़ा, एक बहुत अच्छा कदम। और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट पे आपने जोर दिया, अप्रेंटिसशिप एक्ट में बदलाव करने जा रहे हैं, उससे क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, मनरेगा की ग्रांट जो है पिछले साल की मैंने बरकरार रखी है और मनरेगा को मैंने कृषि और एसेट क्रिएशन के साथ जोड़ा है। जो स्किल डेवलपमेंट है, आपको कितने लोग ऐसे मिलते हैं, बिजली ठीक करने वाला, पाइप ठीक करने वाला, प्लम्बर, जूते बनाने वाला, जो कि किसी प्रकार से हीन प्रकार के काम नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत साधारण या हीन मान लेते हैं। ऐसे सैकड़ों ऐसे काम हैं इस देश में जिनमें एक कला चाहिए, क्षमता चाहिए। तो इसको स्किल के दायरे में लाएंगे, उसका सम्मान बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उन लोगों के वेतन और सर्विस कंडीशंस भी बढ़ेंगी। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? जैसे आपने टेक्सटाइल क्लस्टर बनारस में मैंने छोटे छोटे लेवल पर, अब बरेली को मैंने चुना क्योंकि जरी का उद्योग है, लखनऊ को चुना क्योंकि चिकन कॉटन का उद्योग है, श्रीनगर को चुना ताकि पश्मीने का क्लस्टर बने। अब ये ऐसे प्रोडक्ट हैं या वीवर हैं बनारस के, ये पूरी देश में, तमिलनाडु में जो सिल्क बनाने वाले हैं पूरे दुनिया में उनका नाम है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पूरी क्षमता के साथ इन क्लस्टर्स को देखें। लेकिन अगर आप उद्योग देखो तो मैंने मिड लेवल इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, टैक्स की रियायत है, जो 100 करोड़ लगाओगे तो मिलेगी, उसको 25 करोड़ कर दिया। जो अगले साल समाप्त होनी थी उसको 2017 तक कर दिया कि अगले 3 साल तक इस देश में निवेश कीजिए और अगर आप छोटा या मध्यम स्तर का भी उद्योग लगाएंगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट आए जिसमें से जॉब्स निकलेंगी। बिजली जो इस देश में कम है उसमें मैंने 10 साल का और 2017 तक उसको बढ़ा दिया, जो पावर सेक्टर को टैक्स से छूट है, ताकि पावर का जो बिजली कंपनी कारखाना लगाता है उसको मुनाफा कमाने में बहुत समय लगता है, तो उसलिए 10 साल के लिए उसको छूट देना। और उस छूट की डेट मैंने और बढ़ा दी कि 2017 तक निवेश कीजिए। पिछले 10 साल में कृषि की जो विकास दर है वो 4% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2.5% के करीब करीब ये बढ़ पाई। आपने फिर से 4% का लक्ष्य बरकरार रखा है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने कहा है कि आप करेंगे, जैसे PMC एक्ट में संशोधन या फिर खुले बाजार में सरकार आएगी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। क्या हम मान सकते हैं कि ये किसानों पर केंद्रित बजट है और किसानों को कुछ दिया गया है इसमें? देखिए, अगर कृषि की पैदावार अच्छी होती है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो किसान का उसमें लाभ होता है। और किसान की स्थिति आज भी दर्दनाक है, तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कृषि थोड़ा मानसून के ऊपर भी निर्भर करती है। महंगाई, आपने बार बार कहा है कि एक बड़ी चिंता का विषय, इकोनॉमिक सर्वे इस बात को उठाता है। महंगाई को टैकल करने के लिए आपने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, उसकी शुरुआत जरूर की है। वो एक कदम है, लेकिन सप्लाई साइड बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई उससे रुकती है। ग्रोथ को लेकर के क्या हम माने कि जो 5.4 से 5.9% का एक लक्ष्य रखा गया है, कहां पर इस साल ग्रोथ जाकर के हमें मिल सकती है? देखिए, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो गई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस रेंज में हम निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। अपने आप इस बजट को आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देना चाहेंगे और कोई अंतिम संदेश? मुझे नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस खराब परिस्थिति में एक अच्छी नीति बनाना, ये प्रयास हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक चैलेंजिंग टाइम ज़रूर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन कोशिश ज़रूर नज़र आती है साल 2014-15 के बजट में कि देश की विकास दर को बनाए रखा जाए, यहाँ पर निवेश के माहौल को सुधारा जाए और महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।